टीम हुआ करती थी जो 12 साल तक अपने घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं आ रही थी। वही टीम अक्टूबर 2024 में ऐसा गिरती है कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। 12 साल की इनविंसिबल स्ट्रीक टूट जाती है और इंडिया पहली बार अपने घर में 3-0 से व्हाइट वॉश होकर हारती है। और इस पर कैप्टन रोहित शर्मा क्या कहते हैं? 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद बीजीटी में इंडियन टीम के इतने बुरे हाल हो गए हैं कि कोच गौतम गंभीर और विराट कोहली एक फॉलो ऑन बचाने पर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। पूरी टीम की बैटिंग नंबर 10 और नंबर 11 के बैटर्स पर डिपेंड कर रही है कि किसी तरीके से वो मैच को बचा लें। टीम इस बात पर डिपेंड कर रही है कि बारिश हो जाए और फिर किसी तरीके से मैच बच जाए। और इस टीम की बॉलिंग के तो इतने बुरे हाल हैं कि मान लो ये एक ऐसी गाड़ी हो गई है जिसका सिर्फ एक टायर घूमता है और वो टायर है जसप्रीत बुमराह, बाकी के सभी टायर पंचर हैं। क्या यही है जीजी एरा? इंडियन टीम का डिक्लाइन एक अलार्मिंग इशू है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम। अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम एक 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंडिया आती है। और इस सीरीज में जाने से पहले इंडियन टीम एक बड़े ही वियर्ड फेज से गुजर रही थी, जहां इंडियन टीम के लिए सब कुछ 2 अलग अलग एक्सट्रीम्स पे हो रहा था। या तो सब कुछ बहुत अच्छा होता था या फिर बहुत बुरा। एक तरफ यही इंडियन टीम इसी साल T20 वर्ल्ड कप जीत कर आ रही थी और दूसरी तरफ जब यही टीम श्रीलंका गई तो वहां एक भी ओडीआई मैच नहीं जीत सकी। श्रीलंका में ही एक हफ्ते के अंदर इंडियन टीम के 2-2 मैचेस टाई हो जाते हैं, जो कि इंडियन टीम के लिए एक बहुत ही रेयर इंस्टेंस था। एक्सट्रीम्स की बात मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि जब यही टीम एक T20 मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट भिड़ी तो वहां पर बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडियन टीम ने 297 रन बना दिए, जो कि T20 क्रिकेट में एक रिकॉर्ड बन गया। ये सब तो चलो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ गौतम गंभीर का इसी साल इंडियन टीम का कोच बन जाना इस सबको और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। इस सब के बावजूद जब इंडियन टीम न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार हो रही थी तब इंडियन टीम के अंदर और इंडियन फैंस के अंदर एक कॉन्फिडेंस था। और वो कॉन्फिडेंस इसीलिए था क्योंकि चलो व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो चीजें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में तो इंडियन टीम ही डोमिनेट करती आई है। और इंडियन टीम अभी एक सॉलिड रिकॉर्ड के साथ भी आ रही थी, जहां इंडियन टीम ने अपने पिछले 8 टेस्ट मैचेस में से 7 मैचेस जीते थे और ये सीरीज तो इनफैक्ट इंडिया में होने वाली थी। और अपने घर में इंडियन टीम न्यूजीलैंड से हार जाए इसका तो सवाल ही नहीं बनता था। आखिरी बार जब इंडियन टीम अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज हारी थी तब मैं इतना सा था, क्योंकि पिछले 12 साल से इंडियन टीम अपने घर में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। जहां दूसरी कोई टीम लगातार 10 टेस्ट सीरीज भी नहीं जीती, वहां इंडियन टीम 18 टेस्ट सीरीज जीतने की स्ट्रीक से आ रही थी। और जब न्यूजीलैंड इस सीरीज के लिए इंडिया आई तो हमें कोई खास चिंता नहीं थी, क्योंकि न्यूजीलैंड का इंडिया में रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड इंडिया में आज तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। सबको लगा था कि ये सीरीज बस एक रूटीन अफेयर होगी, इंडियन टीम वापस से एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देगी और एक सीरीज जीत जाएगी। लेकिन फिर जो इस सीरीज में होता है वो पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला कर रख देता है। पहला टेस्ट बैंगलोर में और इसकी पहली इनिंग की शुरुआत ही इंडियन टीम के लिए बड़ी कैटेक्लिज्मिक थी, जहां इंडियन टीम पहली इनिंग में सिर्फ 46 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, ये 5 प्लेयर्स डक पर आउट हुए। इसके बाद न्यूजीलैंड ने बना दिए 402 रन और अब इंडिया की सेकंड इनिंग्स। और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था ना कि इंडियन टीम के लिए सब कुछ बहुत एक्सट्रीम्स पे हो रहा था, या तो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस या बहुत घटिया परफॉर्मेंस। और वैसा ही कुछ हमें इंडिया की अगली इनिंग्स में देखने को मिला। इंडिया ने पहली इनिंग में तो सिर्फ 46 बनाए, लेकिन दूसरी इनिंग में 462 रन्स। ऋषभ पंत ने बनाए 99 और सरफराज खान ने 150। और कुछ इस तरह इंडियन टीम ने अपनी थोड़ी इज्जत बचा ली, लेकिन इस मैच को तो हम फिर भी नहीं बचा पाए और इस सीरीज की शुरुआत हुई इंडियन टीम के लिए एक लॉस के साथ। और सरफराज खान की जो इस मैच में सेंचुरी आई थी वो इस सीरीज में किसी भी इंडियन बैटर के लिए एक लौती सेंचुरी बनने वाली थी। सेकंड टेस्ट आया तो उसमें पहले इंडिया ने बॉलिंग करी और इसी स्पेल में वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट्स ले ली। उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, लेकिन इंडियन बैटर्स उनकी परफॉर्मेंस को बैक नहीं कर पाए। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस तो टीम में हर तरफ से आ रही थी, लेकिन अब जब टीम एक मुश्किल सिचुएशन में फंस रही थी तब उम्मीद थी कैप्टन रोहित शर्मा से कि वो इस टीम को इस सिचुएशन से रेस्क्यू कर पाएंगे। लेकिन कैप्टन रोहित वो तो खुद अपनी जान नहीं बचा पा रहे थे। इस मैच में रोहित शर्मा के स्कोर्स बताऊं, पहली इनिंग में 0 और दूसरी इनिंग में 8। टॉप ऑर्डर में यशस्वी और मिडिल ऑर्डर में जडेजा थोड़ा टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं बना पाए। इंडियन टीम सेकंड टेस्ट भी हार जाती है और यहीं से ये पक्का हो जाता है कि इंडियन टीम रही है। और ये 12 साल में पहली बार हो रहा था कि इंडियन टीम अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज हार रही हो। इंडियन क्रिकेट फैंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन यही डिसअपॉइंटमेंट तब और ज्यादा बढ़ गई जब कैप्टन रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार हम 12 साल से घर में जीत रहे हैं, तो 12 साल में एक बार घर में हारना तो अलाउड है। और जिस कैजुअल ढंग से रोहित शर्मा ने बात कही थी उससे मानो पूरा इंडियन क्रिकेट फैन बेस ही उनसे थोड़ा चिढ़ गया।
यार ये किस तरह का कैप्टनसी माइंडसेट है। एक तरफ जहां हम कोहली की कैप्टनसी एरा में देखते थे कि कोहली अपनी छोटी से छोटी हार को भी बहुत पर्सनली लेते थे और अपने ओपोनेंट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने का सोचते थे, वहीं अब रोहित शर्मा का ये कैप्टनसी एरा जहां अग्रेसिव होना तो छोड़ो बल्कि आप 12 साल की विनिंग स्ट्रीक की धज्जियां उड़ाने के बाद इस लॉस को ऐसे श्रग ऑफ कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये 12 साल का रिकॉर्ड टूटना तो चलो एक तरफ, लेकिन इसके बाद अगले मैच में तो कुछ ऐसा हुआ जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट भी इंडियन टीम को हराती है और ये सीरीज इंडियन टीम के लिए बन जाती है 3-0 व्हाइट वॉश से हार। न्यूजीलैंड ने न केवल पहली बार इंडिया में आकर कोई टेस्ट सीरीज जीत ली थी, बल्कि पहली बार इंडियन टीम को उनके घर में एक 3-0 व्हाइट वॉश की हार भी थमा दी थी। इस सीरीज के पहले तक इंडियन टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में स्टैंडिंग नंबर 1 थी, लेकिन अब इंडियन टीम ने वो अपनी स्टैंडिंग खो दी और अब आने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से डिसाइड होना था कि क्या इंडियन टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी भी या नहीं। कोच गौतम गंभीर, कैप्टन रोहित शर्मा और विराट कोहली, हर कोई देख पा रहा था कि इंडियन टेस्ट टीम अपने डिक्लाइन से गुजर रही है और आने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमें किसी भी तरह से इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को रिवाइव करना होगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई और जब ये सीरीज शुरू हुई तो पहले मैच की कैप्टनसी दी गई जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि इस मैच के लिए रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे। एंड सरप्राइजिंगली जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी में टीम ने अच्छा भी परफॉर्म करा। पिछले 3 टेस्ट मैचेस हारने के बाद इंडियन टीम को इस मैच में एक जीत मिली और इंडियन टीम की यहीं से होप्स भी बढ़ने लगी, लेकिन यही होप्स अगले 2 मैचेस में कुचली जाने वाली थी। और अगर इस मैच की बात करें तो ऑल्दो विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने सेकंड इनिंग्स में अपनी सेंचुरीज लगाई, लेकिन ये सेंचुरी सेकंड इनिंग्स में आई थी और फर्स्ट इनिंग्स में इंडियन टीम का पूरा बैटिंग टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था। और अगर बुमराह ने ऑसीज की पहली इनिंग में 5 और दूसरी इनिंग में 3 विकेट्स ना ली होती तो ये मैच कहीं भी जा सकता था। इसके बाद आता है सेकंड टेस्ट मैच और इस टेस्ट मैच में पूरी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस एक्सपोज होने वाली थी। ये एक पिंक बॉल टेस्ट था और इसके लिए तो पहले से ही डर का माहौल था। क्यों? क्योंकि जब आखिरी बार 2020 में इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था तब हमारी टीम की धज्जियां उड़ गई थी। सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गए थे, याद है ना? सारे डर सच होते हुए दिखे जब पिच पर इंडियन बैटर्स तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ट्रेविस हेड ने ठोक दिए 140 रन। इस मैच में इंडियन बैटिंग के इतने बुरे हाल थे कि दोनों इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने इसी सीरीज से अपना डेब्यू किया था। इंडिया ने पहली इनिंग में 44 ओवर्स की बैटिंग करी और दूसरी इनिंग्स में 36 ओवर्स की। आप मान लो कि हम करीब 50 ओवर्स की बैटिंग भी नहीं कर पा रहे थे। मानो साफ साफ दिख रहा था कि इंडियन बैटिंग लाइनअप में टेस्ट फॉर्मेट में बैटिंग करने का टेम्परामेंट और पेशेंस ही नहीं है। हर कोई बहुत ही केयरलेस और जल्दीबाजी वाले शॉट्स खेलते हुए आउट हो रहा था। विराट कोहली हर बार वही आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल को खेलने के चक्कर में एज देकर आउट हो रहे थे और रोहित शर्मा इंटेंट के नाम पर कोई स्लीजी सा शॉट खेलकर, शुभमन गिल को तो पता नहीं किस बात की जल्दी है, आते ही अटैक करना शुरू करते हैं और जल्दी आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत का बैटिंग स्टाइल तो हम सभी जानते हैं। देखकर ही ऐसा लगता है कि इन प्लेयर्स ने इतना ज्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेल लिया है कि ये उसी मिट्टी के हो गए हैं। जबकि टेस्ट क्रिकेट पेशेंस का गेम है। यहाँ बॉलर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, अच्छी बॉल्स को लीव किया जाता है, अपॉर्चुनिटी का वेट किया जाता है। लेकिन इंडियन प्लेयर उस सिचुएशन में भी अटैक कर रहे हैं जहां उन्हें क्रीज पर आए हुए सिर्फ 2 बॉल्स ही हुई हैं। पूरी टीम में सिर्फ केएल राहुल ऐसे बैटर दिखे हैं जिन्होंने एक टेस्ट प्लेयर की तरह बैटिंग करी है, जिन्होंने बॉलर्स को इज्जत दी है, अच्छी बॉल्स को लीव किया है, अपनी बैटिंग को ब्रीथ करने का रूम दिया है, अपनी इनिंग को बिल्ड किया है। वरना तो पूरी टीम पता नहीं किस बात की जल्दबाजी में है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स कोई ट्रैप बनाते हैं और इंडियन बैटर्स उसमें फंस जाते हैं। ट्रेविस हेड की सेंचुरी की वजह से हम ये मैच हार जाते हैं और ये सीरीज एक 1-1 के टाई पर आ जाती है। और यहीं से जब इंडियन टीम की एंट्री होती है थर्ड टेस्ट मैच में तो वहां तो इंडियन टीम के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल गिर जाते हैं। इस मैच की भी बिल्कुल वैसी ही परफॉर्मेंस थी, बस इसमें बारिश ऐड कर दो। इंडियन टीम इस मैच को हारी नहीं और इसका क्रेडिट इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को नहीं जाता, इसका क्रेडिट जाता है बारिश को। ऑस्ट्रेलियन टीम ने आते ही पहली इनिंग में 445 रन ठोक दिए और इस दौरान रोहित शर्मा की कैप्टनसी के फ्लॉज सबके सामने क्लियरली एक्सपोज हो गए। जहां ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने इस इनिंग में अपनी बड़ी नॉक्स को बिल्ड करना शुरू करा, वहां कैप्टन रोहित शर्मा उन पर अटैक करने के बजाय बैकफुट पर चले गए कि हम इन दोनों को आउट करने की कोशिश तो करेंगे नहीं, बल्कि इनकी बैटिंग के अगेंस्ट खुद को डिफेंड करेंगे और किसी तरीके से सरवाइव करने की सोचेंगे। और उनका यही डिफेंसिव अप्रोच उनकी कैप्टनसी का सबसे बड़ा फ्लॉ बन गया है। उनका यही पैसिव और डिफेंसिव अप्रोच उनकी फील्ड प्लेसमेंट में भी नजर आता है, जहां ना तो वो कभी ज्यादा स्लिप से प्रेशर बनाते हैं और ना ही ज्यादा क्लोज एंड फील्डर्स लगाते हैं, जिससे बैट्समैन पे कोई प्रेशर ही नहीं बनता। आप इसको विराट कोहली की कैप्टनसी एरा से कंपेयर करो, जहां फील्डर्स हमेशा बैटर के क्लोज रहते थे, जिससे स्लेजिंग से भी प्रेशर बनता था और फील्डर्स के पास होने से बैटर्स इंटिमिडेट भी होते थे। वैसा अटैकिंग अप्रोच रोहित शर्मा की कैप्टनसी में बिल्कुल नहीं दिखता। अब कोई फील्डर दूर दूर खड़े होकर तो बैट्समैन पे प्रेशर नहीं बना पाएगा, और टेस्ट क्रिकेट में तो प्रेशर बनाकर विकेट लेने की अपॉर्चुनिटी बनाना ही एक कैप्टन का सबसे बड़ा काम होता है।
क्योंकि वरना तो बैटर कितनी भी देर बैटिंग करता जाए। इस टेस्ट मैच में ही इंडियन टीम के लिए एक शेमफुल मोमेंट तब आया जब इंडियन बैटर्स 445 का आधा स्कोर भी नहीं बना पा रहे थे और नौबत ये आ गई थी कि इंडियन टीम का स्कोर 445 से 200 रन कम रह जाता और फिर इंडियन टीम को फॉलो ऑन बैटिंग करनी पड़ती और फिर तो इंडिया का हारना बिल्कुल तय था, क्योंकि इंडियन टीम दूसरी इनिंग में थोड़े बहुत रन्स बनाकर ही ऑल आउट हो जाती और ऑसीज उसे इजीली चेस कर लेते। और इसी फॉलो ऑन को बचाने के लिए इंडियन बैटर्स को डिपेंड करना पड़ा जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की बैटिंग पर, जो बिल्कुल आखिरी में बैटिंग करने आए थे। और जब किसी तरह आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने फॉलो ऑन सेव कर लिया, तब इंडियन ड्रेसिंग रूम का ये सेलिब्रेशन कोच गौतम गंभीर और विराट कोहली ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। क्या यही है वो जीजी एरा जिसके बारे में सब बात कर रहे थे? खैर, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूं और समाव मुझे नहीं पता है कि इंडियन टीम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कैप्टन होना चाहिए या फिर कौन कोच होना चाहिए। मैं बस एक इंडियन क्रिकेट का व्यूअर हूं जो इंडियन टीम के हर मैच को बड़े ही मजे से देखता है।